Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Civil Procedure Code 1908. In today's video we are going to discuss section 12 of CPC, which is related to bar to the further suit. But before starting the discussion on this topic, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 12 CPC की clause 1 ये कहती है that where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. मतलब क्या है कि जहाँ पर प्लेंटिफ को किसी चीज़ से मना किया जा रहा है, प्रिक्लूड का मतलब है मना किया जा रहा है। अब किस चीज़ से मना किया जा रहा है? फर्दर सूट को इंस्टीट्यूट करने से, यानी कि वो एक नया सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता किसी भी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड किसी भी पर्टिकुलर केस में। तो उसकी ये ड्यूटी है, जब उसको मना किया जा रहा है तो फिर वो इंटाइटल्ड नहीं है, वो ये हक नहीं रखता कि वो उस कॉज ऑफ एक्शन में कोई फर्दर सूट जो है वो इंस्टीट्यूट करे। ये था सेक्शन 12 की क्लॉज 1। सेक्शन 12 की क्लॉज 2 ये कहती है कि जहाँ पर एक बंदा, अब पेयर एक्ट लैंग्वेज क्या है? वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। जहाँ पर एक बंदा कोर्ट की तरफ से दी हुई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है। अब कैसे चैलेंज कर रहा है और क्यों चैलेंज कर रहा है? जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। ठीक है, तो अगर कोई बंदा जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है, किन बेसिस पर? on the basis of, on the plea of, on the grounds of fraud, misrepresentation और want of jurisdiction। ये तीन क्या हैं हमारे पास? ये ग्राउंड्स हैं, ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी बेसिस पर एक बंदा कोर्ट की जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। तो वो क्या करेगा? जब उसने इस चीज़ को चैलेंज करना है तो वो कैसे करेगा? He shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit। ये बेयर एक्ट की हमारी वर्डिंग है। तो वो क्या करेगा कि वो एक एप्लीकेशन लिखेगा अपनी रेमेडी सीक करने के लिए, और उस एप्लीकेशन के अंदर वो बाकायदा ग्राउंड्स मेंशन करेगा। जब वो कोर्ट का एप्लीकेशन देगा वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए, तो वो बाकायदा ये ग्राउंड्स देगा कि इन बुनियाद पर जो है वो मेरा फैसला सही नहीं आया, इन ग्राउंड्स की सूरत में। तो ये थी सेक्शन 12 की क्लॉज 2 की वर्डिंग। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज़ इंसर्ट कब हुई थी सीपीसी के अंदर? सो इट वाज इंसर्टेड इन सीपीसी थ्रू द ऑर्डिनेंस 10 ऑफ 1980। 1980 का जो ऑर्डिनेंस है उसके थ्रू ये सीपीसी में इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट, आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग फिर लिखोगे व्हाट वर द ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन। सो यू विल राइट दैट फ्रॉड, misrepresentation and want of jurisdiction are the grounds for filing of application under section 12(2) of CPC। but लेकिन इसके साथ साथ आप ये लिखोगे कि अगर इन ग्राउंड्स में से, यानी कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन में से कोई ग्राउंड जो है वो मिसिंग है, अगर ये ग्राउंड्स प्रेजेंट नहीं थे जिसकी बिना पर आपका जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर दिया गया था, तो तब सेक्शन 12 मेंटेनेबल नहीं होगा, तब सेक्शन 12 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, तब आप सेक्शन 12(2) की बेसिस पर चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं जिनमें हाई कोर्ट भी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है, सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन दिया है। सुपीरियर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वर्डिंग है वो मैं आपको बताती हूँ
कि where the material on record failed to indicate that there was any element of fraud or misrepresentation in the matter or there was any want of jurisdiction of the court, the provision of section 12(2) of CPC would not attract. ये वर्डिंग्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, मतलब कि अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है तो सेक्शन 12(2) की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद आपने बताना है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, फोरम ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी ये मैंने फॉर्म लिख दिया, बट फोरम ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो application under section 12(2) of CPC can be filed before a court which passed the judgment, decree or order. However, Superior Court of Pakistan said that application under this section was to be filed before the court of law which was last in series, except where an appeal, revisions or leave to appeal was dismissed on any ground except merit। ठीक है, ये है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट में आप लिखोगे दैट अ न्यू सूट इज बार्ड। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि न्यू सूट बार्ड करार दिया गया है अगेंस्ट फाइनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर विच वॉज फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। यानी कि आप डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर की वैलिडिटी को जब चैलेंज करते हो तो उस सूरत में आप एक न्यू सूट कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं करोगे, एक फ्रेश सूट नहीं लेकर जाओगे कि भाई फ़लाँ केस में मेरी जो फैसला आया वो डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर जो है वो सही नहीं आया, ठीक है, आप मैं उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा हूँ, तो एक न्यू सूट के ज़रिए नहीं करोगे बल्कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे। तो ये कहा गया है कि सेक्शन 12(2) के अंदर इन वैलिड चीज़ों की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए न्यू सूट, फ्रेश सूट कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इंस्टीट्यूट नहीं होता। ये लिमिटेशंस हैं, ये बार लगा दिए, जो हमारा न्यू सूट है, जो फर्दर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है उस पर बार लग गया है। लेकिन इट इज़ सिमिलर टू अ न्यू सूट, ठीक है, सिमिलर है, तकरीबन सिमिलर है, लेकिन इसको एज अ सेपरेट सूट ट्रीट नहीं किया जाता। नाउ हु कैन फाइल दिस एप्लीकेशन। सो कॉमन सेंस की बात है कि हमेशा एक एप्लीकेशन या सूट जो है वो कौन इंस्टीट्यूट करता है, जिसके साथ कोई ज्यादती हुई होती है। सो any aggrieved person can file an application under section 12 for setting aside final judgment, decree or order on the basis of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन एप्लीकेशन फाइल करेगा। अगर कोई बंदा एग्रीव्ड नहीं है तो वो उस सूरत में सेक्शन 12(2) के अंदर एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर फाइल नहीं कर सकता, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज, अब जब एप्लीकेशन फाइल हो गई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सेक्शन 12(2) के अकॉर्डिंग, तो उस सूरत में कोर्ट ऑफ लॉ अपना डिसीजन उस वक्त तक नहीं देगी जब तक कि वो प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड ना कर दे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेशंस। इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन द एग्रीव्ड पर्सन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग द रेमेडी सीकिंग। तो यस, लॉ ने वैसे तो कोई लिमिटेशन नहीं दी सेक्शन 12(2) में की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, लेकिन आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 उसमें ये कहा गया है कि एग्रीव्ड पर्सन जो है वो 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ लॉ में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फ्रॉम द डेट व्हेन ही गॉट द नॉलेज अबाउट सच decree, judgment or order which was given on the basis of fraud, misrepresentation and want of jurisdiction। so उसके लिए 3 साल का टाइम है, 3 साल के अंदर अंदर उसे कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसके बाद वो एप्लीकेशन फाइल करने का हक नहीं रखता, ही इज़ नॉट entitled। So that was the whole discussion on section 12 which is related to bar to the further suit। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आपको अटेंशन से सुनना है, तब आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।